हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें लॉन्ग में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हम सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जिस पर उस बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम एक गेंद लेते हैं, तो गेंद ली और हम उसे एक उंगली पर टेकने का प्रयास करते हैं और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वह हमारी एक उंगली पर रुक जाएगी। तो जहाँ पर वह बॉल उंगली के द्वारा रोकी जाएगी वहीं पर उस बॉल का सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। सही। तो आगे देख लेते हैं हम इसे, यानी कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यदि बॉडी रेगुलर शेप की है, तो यदि बॉडी जो हमारी है रेगुलर शेप की है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, और यदि बॉडी इर्रेगुलर शेप की है तो सेंटर ऑफ मास के चारों ओर क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। अब देख लेते हैं हम इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या देखते हैं, हम दो एक्सिस मान लेते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम अपना ओरिजिन ओ मान लेते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है R1 R2 R3 M1 M2 M3। सही। और ये हमारा टोटल मास M हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। सही। तो देख लेते हैं क्या दिया गया फिगर में। तो फिगर में एक रिजिड बॉडी रिप्रेजेंट की गई है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। माना इन सभी पार्टिकल्स के मास क्या हैं, मास हैं M1 M2 M3 तथा जबकि इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन जो है R1 R2 R3 है। यदि रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, तब जो हमारा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास देख लेते तो हमारा क्या होएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में टोटल मास आ जाएगा। तो मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा फाइनल जो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर। तो और इसका जो वो आ जाएगा, और अपॉन में टोटल मास क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा कैपिटल M। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सही। तो देख लीजिए आप। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देख लेते हैं इसे भी। तो ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा परीक्षा में। तो क्वेश्चन बनेगा, सो डैट द एब्जॉर्बेशन ऑफ सेंटर मास फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्वेटिव, यानी कि दर्शाइए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान का वेग अचर रहता है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देख लेते हैं हम अपनी हेडिंग। तो हम देख लेते हैं पहले फिगर में, तो हमारे दो एक्सिस दर्शाए गए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक दूसरा हमारा वाई एक्सिस, जिसका ओरिजिन यहाँ पर O है, और यहाँ पर हमारे जो द्रव्यमान है वो छोटे छोटे मान लिए हमने। तो M1 M2 M3 व M4 है। तो पोजीशन वेक्टर P है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे जो त्रिज्या है वह R1 R2 R3 दी गई है। सही, वह R4। तो फिगर में एक रिजिड बॉडी रिप्रेजेंट की गई है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। माना इन सभी पार्टिकल्स के मास जो है वह मास क्या हमारे M1 M2 M3 M4 डॉट 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 हैं, जबकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हमारी पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 है। यदि रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर क्या है हमारी, यह है P वेक्टर। तब हम देख लेते हैं अपना फॉर्मूला क्या बनता है हमारा। तब फॉर्मूला बनता है हमारा R वेक्टर बराबर M1 R1
प्लस M2R2 प्लस M3R3 डॉट डॉट डॉट, और हमारा मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मास M1 M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, और हमारी फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, और टोटल हमारा मास जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा कैपिटल M। तो देख लेते हैं हम, तो हमारा ये कैपिटल M जो हमारा इधर आ जाएगा साइड में चला आएगा, तो हमारा क्या बचेगा MR वेक्टर बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3 और R3। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं। तो आइए हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं इसका। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू इसके t के, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो m बराबर dr अपॉन dt, तो m1 बराबर dr अपॉन dt प्लस m2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये m1 dr1 अपॉन dt, ये हो जाएगा प्लस M2 dr2 अपॉन dt प्लस M3 dr3 अपॉन dt डॉट डॉट डॉट। तो अब देख लेते हैं हम अपने, तो डिफरेंशिएटिंग करके क्या आ जाता है हमारा mv वेक्टर बराबर M1 v1 प्लस M2 v2 प्लस M3 v3 डॉट डॉट डॉट। तो फिर हम अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, यानी कि दोबारा से इसका अवकलन करेंगे। तो m dv dt बराबर M1 d1 v1 अपॉन dt प्लस M2 dv2 अपॉन क्या हो जाएगा dt, M3 dv3 अपॉन क्या हो जाएगा d3 डॉट डॉट डॉट। तो आइए आगे और देख लेते हैं हम क्या आ जाता है हमारा। तो m वेक्टर बराबर dv अपॉन dt प्लस M1 v1 प्लस M2 v2 प्लस M3 v3 डॉट डॉट डॉट, और m dv अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा हमारा p1 प्लस p2 p3। तो यानी कि p बराबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, तो p बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है mv। तो p बराबर जो होता है हमारा फॉर्मूला mv, तो हमने इसका यूज किया है, तो mv की जगह हमने p यहाँ पर लगा दिया है। तो आप भी देख लीजिएगा। तो अब जो देख लेते हैं हम, तो m बराबर dv अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा f, तो f आ जाएगा। तो इफ देन, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो m बराबर dv अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, तो dv बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। तो dv का समाकलन dv बराबर समाकलन 0, तो समाकलन dv क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा v वेक्टर, और बराबर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो हमारी जो फाइनल वो आ जाएगी, तो v बराबर क्या आ जाएगी हमारी कांस्टेंट। सही। तो आगे लिख सकते हैं हम, सो वी कैन से डेट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंटर फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग कॉन्जर्व, यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे देख लेते हैं हम, यानी कि प्रकृति में बल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं हम, तो प्रकृति में बल जो है 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं बल, 4 प्रकार के। तो बल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि पहला कौन सा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत यानी कि चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रभावी नाभिकीय बल, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। सही है। तो पहला बल पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम किसे कहते हैं, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो पहला पिंड हम m1 मान लेते हैं, दूसरा पिंड हम कौन सा मान लेते हैं m2, और तथा इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी r, और इनके बीच जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारा f। सही। तो देख लेते हैं हम, तो f समानुपाती बराबर क्या हो जाएगा हमारा m1 m2, और f समानुपाती दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा 1/r²। तो
हम इन्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा हमारा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो इस समानुपाती जो क्या जाएगा हमारा, g आ जाएगा। g क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक आता है। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब हम इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं, प्रॉपर्टी तो देख लेते हैं। तो यह आकर्षण बल होते हैं तथा ये सबसे कमजोर बल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं ये संरक्षी बल होते हैं और केंद्रीय बल भी होते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय विद्युत बल। तो इसे देख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया गया वर्क, लेकिन पाथ पर डिपेंड न किया जाए, निर्भर न करता हो, तो वह क्या कहलाता है हमारा, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और इसी प्रकार किसी भी किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं या कणों को मध्य कार्यरत अन्योन्य क्रिया बल वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो हम जो है अपना पहला पॉइंट जो पहला आवेश जो मान लेते हैं वह Q मान लेते हैं, Q1। दूसरा आवेश जो मान लेते हैं हम अपना Q2 मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, R हो जाएगी। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, Q1 Q2 हो जाएगा। तो F और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F बराबर के क्या जाएगा हमारा, नियतांक आ जाएगा। तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और इसका वो जो आ जाएगा मात्रक वो आ जाएगा हमारा न्यूटन। तो अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम इसकी। तो प्रॉपर्टी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फॉलो, यानी कि ये इनर्शिया के फॉलो करते हैं ये। तो यह कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और यह सेंट्रल ऑफ मास भी होते हैं। यह माध्यम पर निर्भर करता है, तो यह माध्यम पर भी निर्भर करते हैं, यह सेंटर ऑफ मास भी होते हैं। तो और आगे देख लेते हैं हम। अगला क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रभावी नाभिकीय बल। तो प्रभावी नाभिकीय बल देख लेते हैं हम। प्रभावी नाभिकीय बल क्या होता है हमारा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 गुना होता है। यानी कि जो हमारा विद्युत चुम्बकीय बल था तो उसका यह 100 गुना अधिक होता है। कौन सा बल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देख लेते हैं हम इसे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वास्तव में विनिमय बल है। ये बल प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से लगने वाले फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज की, ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 गुना होते हैं। ठीक। तो चौथा बल है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो बीटा और प्रोटॉन के मध्य के आकर्षण के वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी कि बीटा और प्रोटॉन के नाभिक के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।